हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी हिमाचल प्रदेश पीजीटी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता ही होगा आई थिंक कि इस बार हमारा पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर ही कंडक्ट किया जाना है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमारे पास ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2023 में हुआ, तो उसके सिलेबस को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली इस बार भी अगर सिलेबस सेम रहता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बट एनी हाउ अगर इन फ्यूचर में जाके जल्दी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, सिलेबस में कोई भी अपडेट होगा, तो फिर हम उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन नए सिलेबस की इंतज़ार में हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। होपफुली तो यही सिलेबस रहने वाला है। अगर अपडेट हो भी जाता है तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, तो एटलीस्ट हमें कुछ कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी तैयारी। तो हम इसी सिलेबस से उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई होप आपको पता होगा कि इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो सेकंड वाला पेपर हमारा होता है उसमें 80 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे। तो आज हमने उसके टॉपिक्स देखने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से वो एमसीक्यूज बनते हैं, राइट। अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि इस बार ये एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है या हो सकता है सब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। एनी हाउ सिलेबस यही रहेगा, तो इसलिए हम सिलेबस को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, जहां से इसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, दैट इज द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। अब मैंने क्या किया है इस पूरी पीडीएफ के अंदर, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि प्लेटो के बारे में आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो आपने पढ़ने हैं। तो आपने एक तो प्लेटो पढ़ना है, आपने एरिस्टोटल पढ़ना है, तो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं थिंकर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लेटो हो गए, देन एरिस्टोटल है, मैकियावली आ जाते हैं हमारे पास, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, रूसो हैं, इमैनुअल कांत है हमारे पास, जॉन स्टॉट मिल हो गए, जर्मी बेंथम है, जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हिगल हो गए, देन कार्ल मार्क्स है, राइट, हेबरमस है, देन उसके बाद हमारे पास जॉन रॉल्स हैं, हना रेंट है, राइट। तो ये फॉकॉल्ट है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, जिनके आइडियाज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे ग्रेजुएशन के दौरान, मास्टर्स के दौरान हम ये चीजों को पढ़ते हैं, तो कोई नई चीज तो नहीं है। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास पोर्शन बना के दिया गया है दैट इज द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें सबसे पहले देखो आपने एक तो पढ़ना है अप्रोचेस एंड प्रोसेसेस का एवोल्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, कंपैरेटिव मेथड्स क्या है, लिमिटेशंस उसकी क्या है। अप्रोचेस में हम खास तौर पे जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल द हिस्टोरिकल अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये ट्रेडिशनल हमारी हो जाएंगी। देन मॉडर्न अप्रोचेस हमारे पास रहेंगी, सिस्टम अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया, राइट। ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स टाइपोलॉजीज। देन उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्टोरियन इलेक्टोरल हो गया, मजॉरिटेरियन हो गया, पार्टिसिपेटरी हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें अथॉरिटेरियन है, टोटलिटेरियन है, मिलिट्री रूल है आप बोल सकते हो, डिक्टेटरशिप हो गया। देन फिर हमारे पास टॉपिक आता है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, उनके एवोल्यूशन के बारे में, मीनिंग के बारे में, नेचर के बारे में, फंक्शनिंग क्या है उनकी, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई स्ट्रेटजीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सपोर्ट बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूके, यूके, यूएस एंड इंडिया। इनकी जो सपोर्ट बेसिस, जैसे यूके के अंदर आप देखोगे, यूएस के अंदर आप देखोगे, तो मेनली आपको दो पार्टीज ही देखने को मिलती हैं। देयर आर अदर पार्टीज प्रेजेंट देयर, बट मेनली डोमिनेंट पार्टीज आपके पास दो ही हैं। जैसे यूएस की बात करें तो हमारे पास डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, रिपब्लिक्स आ जाते हैं। यूके की बात करते हैं तो वहां हमारे पास कंजर्वेटिव्स हैं और दूसरी हमारे पास लेबर पार्टी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है ना, देयर आर मल्टीपल पार्टीज। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम के अलावा साथ ही साथ जो कोएलिशन पॉलिटिक्स है पिछले लंबे समय से चल रही है आप बोल सकते हो, है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से अगर तुम देखोगे तो स्टेबिलिटी के साथ कोएलिशन सिस्टम वर्क कर रहा है। यूपीए की 2 बार सरकार बनी, फिर उसके बाद हमारे पास अब ये एनडीए की तीसरी बार सरकार बन गई है। तो वो सारी चीजें हमने पढ़नी है इंडिया के परस्पेक्टिव से, यूएस के परस्पेक्टिव से एंड यूके के परस्पेक्टिव से।
फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ना है। अगेन वही यूके, यूएस एंड इंडिया का ही खास तौर पे यहाँ पे बोला गया है, आप बोल सकते हो। वोटिंग बिहेवियर और इट्स डिटर्मिनेंट्स, है ना, वोटिंग बिहेवियर क्या है, कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, अगेन यूके, यूएस एंड इंडिया के बीच। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। तीसरा जो हमारे पास चैप्टर आ रहा है दैट इज द थ्योरीज एंड द कंसेप्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें करंट ओरिएंटेड चीजें नहीं है हमारे पास, सब कुछ स्टैटिक ही चीजें हमारी हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़नी है अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल द ग्रेट डिबेट, आइडियलिज्म रियलिज्म की डिबेट, रियलिज्म लिबरलिज्म की होगी, नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म की होगी, ये डिबेट्स को पढ़ना है। थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को हमने पढ़ना है, रियलिज्म को पढ़ना है, देन इंडियन ट्रेडिशंस को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल कौटिल्याज रियल पॉलिटिक के बारे में हमने पढ़ना है, न्यू रियलिज्म के बारे में, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में, देन द इंग्लिश स्कूल, द अल्टरनेटिव अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्रिटिकल थ्योरी हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म है, फेमिनिज्म का कंसेप्ट है। फिर इसके अलावा कुछ कंसेप्ट्स हैं लाइक व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज पावर, नेशनल इंटरेस्ट हो गया, सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ समराइज करके उन्होंने दे दिया है ना, इंटरनेशनल रिलेशन वाले पोर्शन में। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया इंडियन पॉलिटिक्स। अब इंडियन पॉलिटिक्स में अगर तुम देखोगे तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको बेसिक बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सारा कवर हो जाएगा। केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, सारा पढ़ना पड़ेगा हमें। उसके बाद हमारे पास फेडरलिज्म इन इंडिया को हमने पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रेमवर्क को हमने पढ़ना है, एसिमेट्रिकल फेडरल जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, स्पेशली आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि काफी डिबेट में भी रहा था 2019 से, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 371, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी स्टेट्स हैं 371 ए बी, उनके बारे में भी हमने पढ़ना है, राइट। फिर उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज लाइक नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और द इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज जहां पे केंद्र सरकार, स्टेट सरकार दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इनकी स्टडी करनी है। फिर हमारे पास आती है अप्रोचेस टू स्टडी द पॉलिटिकल प्रोसेसेस, जैसे कि भाई ये हमारे पास लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है। फिर हिस्टोरिकल लेगेसीज पढ़नी है, जैसे कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लेगेसीज जो हमारी हैं। स्टेट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट योर इमेजिनेशन मूवमेंट्स, एग्रेरियन डेवलपमेंट पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब खास तौर पे जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉलोनियल टाइम पीरियड से लेके अभी तक के लिए, राइट। उसमें हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, सरकार की कुछ वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी हमने पढ़ना है, राइट। फिर हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे श्रोमणी अकाली दल पार्टी होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, इनके बारे में हमने पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टीज के बारे में। फिर हमारे पास आ गया कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, तो इसमें हमने खास तौर पे एक तो नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है और मेजर स्कूल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फॉर एग्जांपल द क्लासिकल स्कूल, द लिबरल स्कूल, द मार्क्सिस्ट स्कूल, द एम्पिरिकल साइंटिफिक स्कूल, द कंटेम्प्रेरी स्कूल्स, इनके बारे में हमने पढ़ना है। इसके अलावा डिबेट अबाउट द डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हिस्टोरिसिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम इसके मतलब के बारे में, डिबेट के बारे में और कार्ल पॉपर के क्रिटिक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद पॉजिटिविज्म के बारे में हमने पढ़ना है, सो योर जो कॉम्टे के आइडियाज को हम पढ़ेंगे, लॉजिकल पॉजिटिविज्म हो गया, क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास उसी तरीके से लिबर्टेरियनिज्म हो गए, कम्युनिटेरियनिज्म हो गए, मार्क्सिस्ट नियो मार्क्सिस्ट हो गए। तो मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने हैं। मतलब अगर तुम सिलेबस देखोगे तो आई थिंक कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का ही हर एक चीज ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और होनी भी चाहिए, बिकॉज पीजीटी लेवल का एग्जाम है, तो ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और पहले ऐसा तो था कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही सब चीजें आ रही हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीजें आ रही हैं, बट अभी चेंज हो गया। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्होंने क्या कर दिया है, रिटन पेपर कर दिया है, तो वो थोड़ा सा मतलब क्राइटेरिया चेंज हो गया, वहां पे रिटन पेपर हो रहा है, यहाँ पे अगर एमसीक्यू होता है तो वेरी गुड, उस तरीके से आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद इंडिया एंड द चेंजिंग वर्ल्ड,
इसमें देखो सिलेबस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें एक्चुअली करंट के कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं जो कि आईआर के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन एंड ट्रेंड्स की बात हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर, डिप्लोमेसी की बात हो रही है। डिप्लोमेसी के कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, उसकी टाइप्स के बारे में, नेचर के बारे में, वॉर क्या होती है, उसका मीनिंग, नेचर, टाइप्स, फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ना है। देन चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ना है, जिस तरीके से नॉन प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, आउटर स्पेस, इसमें इंडिया किस तरीके से एक बड़ी पावर के रूप में एमर्ज हो रहा है। फिर इंडिया का जो वर्ल्ड व्यू है आफ्टर योर पोस्ट कोल्ड वॉर, है ना, जिसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने पढ़ना है। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया की जो साउथ ईस्ट के प्रति हमारी पॉलिसी है, साउथ ईस्ट एशिया के प्रति, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। फिर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, मतलब इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है, उसके बारे में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी पड़ेंगी। फिर हमारे पास नंबर 7 आ गया, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे पास है, जैसे कि कंसेप्ट्स एंड एवोल्यूशन। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू स्टडी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे क्लासिकल अप्रोच हो गया, नियो रियलिस्ट हो गया, फंक्शनलिस्ट हो गया, राइट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड सोसाइटी अप्रोच हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच होगी। फिर हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में, यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, इसके बारे में पढ़ना है, उसका फॉर्मेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रक्चर, मेजर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, है ना, उसकी 6 प्रिंसिपल बॉडीज एंड द स्पेशलाइज्ड बॉडीज कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, मतलब यूएन के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, सीधी बात। उसके रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं। फिर उसके बाद ये देखो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, कंसेप्ट एंड द फैक्टर्स ऑफ रीजनलाइजेशन। मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में सार्क के बारे में हमने पढ़ना है। सार्क के बाद हमारे पास यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन के बाद हमारे पास आ रहा है आसियान, आसियान की हम स्टडी करेंगे। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये गौर करना है आपने, रोल रेलेवेंस ऑफ द एससीओ एंड इम्पैक्ट ऑन द सीनो रशियन रिलेशंस, स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश का स्टेट पॉलिटिक्स, तो वो भी यहीं पे कवर कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो नेम वाज रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहीं पे हिमाचल की पॉलिटिक्स भी डाल दिया, आप बोल सकते हो। अब उसमें आपने क्या देखना है, प्रजामंडल के बारे में पढ़ना है, इमरजेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे कि पार्ट सी स्टेट से फुल फ्लेज्ड स्टेट बनने का क्या वो पूरे का पूरा जर्नी था हिमाचल प्रदेश का। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, ओल्ड हिमाचल, न्यू हिमाचल के बारे में, मतलब सिलेबस अगर तुम देखोगे सारे का सारा वही असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये सारा हिमाचल वाला सेक्शन कवर हो रहा है, जो बेसिक बेसिक चीजें हम हिमाचल की पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, हिमाचल की लोकल गवर्नेंस के बारे में हम पढ़ते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का लोकल गवर्नेंस में क्या रोल है, वो चीजें भी यहाँ पे कवर होंगी। फिर आगे देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। तो इसमें देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन, जैसे एवोल्यूशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। फिर उसके बाद इकोलॉजी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। फिर उसके बाद हमारे पास है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन, आप बोल सकते हो, राइट। फिर उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगेन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि रोल ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन केंद्र लेवल पे जो होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, म्युनिसिपल बॉडीज का क्या रोल है, आप बोल सकते हो, गुड गवर्नेंस क्या होता है, सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है और इसका क्या इंपैक्ट रहा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ये भी हमें कवर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक पॉलिसी। ये सारे उसी 8th नंबर के अंदर ही कवर हो रहे हैं, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे, दिस इज पॉइंट नंबर 8, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। उसके अंदर 1, 2 और 3, ये 3 सब टॉपिक्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स लाइक दयानंद सरस्वती के बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, विवेकानंद के बारे में और बिंदु घोष के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी वेरी इंपॉर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल हो गए, वी डी सवारकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हैं,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, फिर हमारे पास भगत सिंह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं ऑफ मॉडर्न इंडिया, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के सारे थिंकर्स हैं। और लास्ट में जाके हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस आ गया, जिसमें हमने कुछ रीसेंट स्टडीज के बारे में, रीसेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर थ्योरी एंड द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन थ्योरी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, देन पॉलिटिकल डिके, क्लासिकल पॉलिटिकल एलीट थ्योरी हो गया, कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, एलीट, देन डेमोक्रेटिक एलिटिज्म क्या हो गया हमारे पास, है ना। वही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी पड़ेंगी, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो सिलेबस की तो कोई कमी नहीं है, सिलेबस में ईच एंड एवरी टॉपिक इज देयर, ईच एंड एवरी टॉपिक इज देयर। तो ऑब्वियसली सिलेबस बहुत लेंथी है, तो इट टेक्स टाइम, मतलब आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब कम से कम भी ज्यादा नहीं तो यू नीड 4 to 5 months और 6 months मिनिमम, इससे कम में तो चलेगा ही नहीं, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो तुम इंतजार नहीं कर सकते हो कि भाई पेपर का नोटिफिकेशन आएगा देन वी विल स्टार्ट द प्रिपरेशन। अभी स्टार्ट करो, नोटिफिकेशन आने के बाद तो टाइम ही कुछ नहीं बचता है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा ना क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया एंड दे सेड 40 डेज के अंदर अंदर एग्जाम को हम कंडक्ट करेंगे। हालांकि चलो अभी थोड़ा डिले हो गया है, बट एनी हाउ अगर 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी एग्जाम कंडक्ट होना होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, और जब सिलेबस इतना लंबा चौड़ा हो तो बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते हैं उस चीज का, राइट। फिर उसके बाद पार्ट बी हमारा जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मेनली हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब सीडीपी वाला जो हमारा पोर्शन होता है, पेडागॉगी वाला जो हमारा टॉपिक हो गया, वहां से कुछ आपके पोर्शन आएंगे। ये सिलेबस जो कंसर्न्ड टीचर होंगे इसके वही आपके साथ डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी ये पॉलिटिकल साइंस के हमने जो चैप्टर्स हमारे दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, इनको हमने देख लिया कि भाई कौन कौन सी जगहों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके पास आने हैं, 80 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के रहेंगे, राइट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये सिलेबस में क्या कुछ है। तो जो स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। आई होप आप लोगों के पास अपने एमए के, बीए के नोट्स होंगे, क्योंकि वो सारे के सारे यहाँ पे यूटिलाइज होंगे, राइट। So thank you so much and best wishes for your preparation.